रोशनी का कारवां। This podcast is brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। हाय नमस्कार, मैं जॉर्ज इब्राहिम। आई वे कॉन्वर्सेशंस के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारा मेहमान है अबरार अहमद भट्ट, जो कश्मीर के रहने वाले हैं। अबरार, आदाब, वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आपको सबसे पहले पता कब चला कि आपकी आंखों में प्रॉब्लम है? डॉक्टर कहते जन्म में ही था, लेकिन जब मैं फिक्र में हो गया, जब मुझे पता चला, थोड़ा मैं एडल्ट में आया, तो उस समय मुझे पता चला मैं लो विजन हूँ। ये 2008 और 9 में मुझे पता चला। फिर मुझे रेटिना पिगमेंटोसा, रेटिना डिटैचमेंट है। तो जब आपको पता चला कि आपके आंखों में प्रॉब्लम है, तो आपके जिंदगी में बदलाव क्या हुआ उस वक्त? उस समय तो बहुत बदलाव हुए, क्योंकि जो मेरी फैमिली थी, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी फैमिली की, तो बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, तो कंडीशन बहुत खराब हुई और बहुत मुझे अफसोस हुआ। मुझे लगा कि मैं खाली हूँ, लेकिन मेरे दोस्त थे जो मुझे गाइड करते थे। मुझे फिर थोड़ा सा सहानुभूति, या जिसको हम कहेंगे कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंट थोड़ा थोड़ा आया, कि जिसकी वजह से मुझे पता चला नहीं, मैं नहीं हूँ, और भी लोग हैं। तो आप अपने स्कूलिंग जो शुरू में कैसा था और फिर आंखों का प्रॉब्लम आपको पता चला, तो ये आपके स्कूलिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे? एक्चुअली मैंने स्कूलिंग जो की है, 3-4 स्कूल से मैंने पढ़ाई की है। ड्यू टू अगर मैं कहूँ, मैं बचपन से लो विजन था, ये कोई गलत नहीं होगा। मैं बचपन से लो विजन था, बचपन से मुझे कम नजर था, लेकिन इतना नहीं था कि टोटली ब्लाइंड हूँ। तो उस समय कोई स्कूल नहीं था, कोई अवेयरनेस नहीं थी। जैसे भी समग्रा है, अभी डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कश्मीर में काम कर रहे, उस समय ऐसा कुछ नहीं था बिल्कुल भी। मतलब जो लो विजन थे या जो भी डिसेबिलिटी के बच्चे पढ़ते थे, बड़ी मुश्किल से हम लोग पढ़ाई करते थे और फिर आगे आ पाते थे। तो आपके जो किताबें, आपका जो लिखना पढ़ना, ये सब कैसे होता था? ये प्रिंट में ही हुआ है। रिकॉर्डिंग मैंने 9th 10th में रिकॉर्डिंग की है, और 11th 12th में। बाकी उससे पहले मैं प्रिंट में ही पढ़ता था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दिखता था, तो प्रिंट के थ्रू ही, और मैं खुद ही पेपर देता था। लेकिन 8th के बाद ही फिर मैंने स्क्राइब राइटर लेना शुरू कर दिया। तो जब 8th 9th 10th में जब आप स्क्राइब से अपना पेपर दे रहे थे, तो उस वक्त आपका फ्यूचर के बारे में क्या सोच था? मुझे फ्यूचर के बारे में ये सोच था कि मैं कुछ अब नहीं कर सकता हूँ, बस मैं निर्भर हूँ किसी न किसी पे। और उसका बदलाव जाहिर है कि टाइम के साथ आपका सोच भी बदला। तो बिल्कुल। ये सोच बदलने का कारण क्या था और किस प्रकार बदला? सोच बदलने का कारण था डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन कन्ना, क्योंकि उन्होंने मेरी सोच बदली। जब वो देहरादून में अपनी रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे थे, उन्होंने मुझे बोला कि ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स शुरू हुआ है एनआईवीए। उन दिनों तो एनआईपीवीडी का नाम एनआईवीए था। तो बोला कि यहाँ पे शुरू हो रहा है, तो आप फॉर्म भरो। लेकिन उसमें उन्होंने बोला कि फॉर्म नहीं भर रहे हैं, आपको आना है यहाँ पे। तो मैं चला गया 2012, मुझे आज भी डेट याद है, 2012 दिसंबर को मैं वहां चला गया। तो वहां मैं पहुंचा देहरादून मुजम्मिल के पास। जो इसकी कहानी है, इसके पीछे बहुत लंबी है, क्योंकि मैं अकेला चला गया घर से। मेरे साथ कोई नहीं था, मेरे हाथ में खाली स्टिक थी। स्टिक चलाने का मतलब नहीं मुझे पता था कि कैसे स्टिक को यूज करते हैं, कौन सी टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, साइटेड गाइड क्या होता है, ट्रेलिंग क्या होती है, या शोर लाइन क्या होती है, वो चीजें मुझे नहीं पता थी। तो मुझे लगता है जब मैं घर से निकला, तो वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। और जो हमारा सर्दियों का मौसम होता है, वो यही नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये सर्दियों का मौसम होता है। मैंने कहा चलो, मेरे लिए तो सर्दियाँ, मैं वहाँ मैं जाता हूँ कुछ दिनों में,
सर्दियां भी निपट जाएगी। लेकिन मुझे ये वहां पहुंच के पता चला कि 12 दिसंबर मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। तो ये टर्निंग पॉइंट में क्या हुआ? ये टर्निंग पॉइंट में क्या हुआ कि देहरादून में एनआईवीएच में क्या जो रिसेंटली ब्लाइंड होते हैं उनके लिए 3 महीने का एडजस्टमेंट कोर्स होता है। जिस एडजस्टमेंट कोर्स से क्या करते हैं कि आप जो ब्लाइंड होते हैं या जो लो विजन होते हैं फिर ब्लाइंड हो जाते हैं या साइटेड होते ब्लाइंड उनके लिए क्या करते हैं कि एक तो मोबिलिटी का मेन चीज, मोबिलिटी के कम से कम 2 क्लासेस होते हैं। उसके बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो थोड़ा सा गाइड करते हैं कि आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए। उसके अलावा ब्रेल थोड़ा बेसिक बता देते हैं, थोड़ा बेसिक कंप्यूटर के बारे में नॉलेज देते हैं। होम साइंस के बारे में नॉलेज मिली मुझे, जो कि पहले से थोड़ा सा मुझे पता था, लेकिन थोड़ा वहां पे पता जाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा पता चला। और साथ में गेम्स, जो डिफरेंट डिफरेंट गेम्स है क्या क्या होती है, तो वो पता चला मुझे वहां पे। तो ये सब पता चला आपको, पर आपके जिंदगी पे क्या प्रभाव था इसका? जिंदगी में ये प्रभाव था कि मुझे लगता है कि लेट बहुत हो गया है, मैं बहुत देर से आया हूँ। लेकिन फिर मुझे लगा देर ही सही लेकिन दुरुस्त आए हैं। मैं वक्त के जो जिस समय मुझे आना चाहिए था 2-3 साल पहले, लेकिन मैं अभी आया हूँ, तो अभी से ही शुरू करते। तो मैंने उस समय से जिंदगी शुरू की और वहां से टर्निंग पॉइंट लेने के बाद कि वहां पे मैंने जब देखा लो विजन जॉब भी करते हैं। इवन की जो डायरेक्टर थे उस समय अनुराधा मोहित मैम, तो वो ब्लाइंड थी, तो बाकी लोग वहाँ ब्लाइंड थे, प्रिंसिपल वहाँ ब्लाइंड थे। तो मैंने देखा जब ये लोग कर सकते तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। If you know of anyone with vision impairment who needs guidance on living life with blindness, please share the iWay National Toll-Free Helpline number 1800-5320-469. The number is 1800-5320-469. तो जब आप में ये सोच आया तो आपने क्या कदम लिया? मैंने ये कदम लिया कि अब मुझे पीछे मुड़ के कश्मीर नहीं जाना है, तब तक जब तक मुझे नहीं लगेगा कि मैं खुद के लिए कुछ और अपने जो भाई बहनें हैं कश्मीर में उनके लिए कुछ ना करूं। क्योंकि मैं मार्च 20 को मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई और मैं पूना चला गया था फॉर द जो पूना में टीटीआई है वहां पे, फॉर इसके लिए कि वहां वोडाफोन सेंटर हुआ करता था आउटबाउंड के लिए। वहाँ जी। कस्टमरों को फोन करना पड़ता था कि आप सिमें खरीदे, क्योंकि उन दिनों वहां पे डॉक्टर होमियार सर थे, तो उन्होंने बोला कि आप आ जाइए देखते हैं। फिर वहां जब मैं गया तो मुझे वहां सूट नहीं हुआ, वहां का वातावरण, वहां का खान पीन। तो साथ ही साथ फिर क्या हुआ कि फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट्स के जो फॉर्म्स है एनआईवीएच में आखिरकार जो जिसके लिए मैं आया था वो शुरू होने वाला था, वो उसके फॉर्म भरने आया मैं और उसका इंटरव्यू 30 मार्च को था 2013 को। तो मैं वहां पे तीसरा कैंडिडेट में था। टोटल हम 16 लोग सिलेक्ट हुए थे, उसमें तीसरा कैंडिडेट मैं सिलेक्ट हुआ था, जो कि कश्मीर से खाली अकेला मैं था। तो जो फ्रंट ऑफिस था उसमें हमें ये सिखाते थे कि ऑफिस ऑटोमेशन में क्या क्या काम होते हैं, गवर्नमेंट जो ऑफिसेज है वहां पे लीव्स वगैरह कैसी होती है, उनका प्रावधान, और आप कैसे ऑफिस में जाके काम कर सकते हो। और खासकर आप वहाँ कंप्यूटर के बारे में नॉलेज दी गई कि आप फाइल वगैरह कैसे आप ऑफिस में मेल, ये चीजें, मेल मर्ज जो वर्ड में है, बहुत चीजें वहां सिखाई गई जो ऑफिस के हमें काम आते। ये ट्रेनिंग आपका कहाँ हुआ? ये देहरादून में हुआ या पुणे में हुआ? नहीं, ये देहरादून में हुआ, क्योंकि मैं 5-10 दिन छोड़ के वापस आ गया, पुणे से वापस देहरादून आया एनआईवीएच। तो वहीं पे फिर ये 1 अप्रैल से ये कोर्स शुरू हुआ फिर। तो अबरार, अभी आप पंजाब नेशनल बैंक में कार्यरत है, तो जी। ये जॉब आपको कब मिला और कैसे मिला? और जब आपने उन बैंक ज्वाइन किया तो आपका रोल क्या था?
ये तो 2016 4 जुलाई 2016 को मुझे जॉब मिली थी, जो मेरी ज्वाइनिंग है। तो एज ए सब स्टाफ मुझे मिला था। ये पूरी इंडिया में पंजाब नेशनल बैंक में 70 पोस्ट्स आई थी फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए। कश्मीर में मैं सिलेक्ट हुआ था एज ए विजुअली इम्पेयर्ड, और जम्मू में डेफ म्यूट लड़की सिलेक्ट हुई थी, क्योंकि वहाँ विजुअली इम्पेयर्ड उनको मिल नहीं पाया था। इसमें क्या था कि इसमें 2-3 कैटेगरिया उनको देखनी थी। एक तो बंदा थोड़ा बिलो पॉवर्टी लाइन से हो, और 12th बेस पे हो, 12th में उनके मार्क्स 50% से अबो होने चाहिए। तो ये 2-3 कैटेगरिया से, और प्लस इंटरव्यू हुआ, फोन पे इंटरव्यू हुआ, तो उस बेस पे मुझे ज्वाइनिंग मिली एज ए सब स्टाफ। तो मैं अपॉइंट हुआ था ये 2016 में। उसके बाद 8 जुलाई 2016 पूरे कश्मीर के, पूरे हिंदुस्तान को पता होगा कि यहाँ पे इनकाउंटर हुआ था। तो उस वजह से पूरा कम्युनिकेशन कट गया था। तो मैंने ये सोचा कि मेरी तो बैंक में जॉब लगी, लेकिन कम्युनिकेशन कट गया। सब कुछ बिल्कुल कंक्रीट जंगल था। लगभग 3 महीने तक कोई मोबाइल नेटवर्क एक्टिव नहीं था। कम से कम 3-4 महीने बाद मोबाइल नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस समय बिल्कुल साधन रेडियो के अलावा कुछ नहीं था। ना कोई इंटरनेट था, ना कोई मोबाइल नेटवर्क था, कुछ भी नहीं। बिल्कुल रेडियो बस और टीवी, यही चीजें थी। और बीच बीच में तो केबल भी चली जाती थी। तो बड़ा साइकोलॉजिकल उस समय अपने आप को संभालना पड़ा। तो ये जो ब्रेक हुआ, इसके वजह से आपका ज्वाइनिंग में भी डिले हो गया? नहीं, ज्वाइनिंग तो मैंने कर दी थी। ज्वाइन में हो गया था, लेकिन फिर डिले मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। बट साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहा थोड़ा सा, जो क्योंकि फोन पे कनेक्टेड नहीं है, कोई कोई नेट आपके पास चल नहीं रहा है, किसी के साथ आप बात नहीं कर पा रहे हो, तो वो थोड़ा सा इफेक्टेड रहा। जब आपने बैंक ज्वाइन किया तो आपका रोल क्या था? मीनिंग, आपने कहा कि आप सब ऑफिसर थे। सब ऑर्डिनेट का काम जो होता है, जिसको हम आम भाषा में क्लास 4 कहते हैं। मैं उस समय मेरा काम यही था कि एक जगह से जो फाइल थी, चेक्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, ये काम था। और साथ साथ मुझे डिजिटल इसके बारे में, जो डिजिटल प्रोडक्ट था, जो ऐप है पंजाब नेशनल बैंक के, उसके बारे में, और इंटरनेट बैंकिंग जो होती थी उसके बारे में कस्टमर्स को बताना होता था। और जो स्कीम्स वगैरह है, तो वो चीजें मुझे बतानी होती थी कस्टमर को। एक बार आप पीएनबी ज्वाइन करने के बाद, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ज्वाइन करने के बाद, आपका जो एसओएल से जो ग्रेजुएशन था वो भी कंप्लीट हुआ, तो बिल्कुल। और इसका कोई प्रभाव हुआ आपके प्रोफेशनल ग्रोथ में? उस ग्रेजुएशन के बाद मुझे प्रमोशन होने में 2020 की अगर बात करें, जब 18 मार्च था, जब लोग कोविड से जूझ रहे थे 2020 में, तो सब लोग घरों में जा रहे थे, या अगर किसी और जगह थे तो अपने घर पहुंच रहे थे। लेकिन मैं कश्मीर से, श्रीनगर से चंडीगढ़ आ रहा था, और चंडीगढ़ से शिमला जाना था इंटरव्यू के लिए। मुझे घर वालों ने रोका, कोविड है वगैरह। हमने बोला, हम 4 लोग थे, मैं खाली विजुअली इम्पेयर्ड था, और वो तीनों बिल्कुल नॉन डिसेबल थे। तो हम लोग वहां पहुंचे और इंटरव्यू हुआ हमारा। तो और हम जब रिजल्ट आया तो मैं क्वालिफाइड था। हम लोग चारों के चारों क्वालिफाइड हो गए थे। तो आपका नया रोल क्या था उसके बाद? अभी जो रोल का नाम जो दिया गया वो कस्टमर सर्विस एसोसिएट है। उस समय SWO कहते थे, यानी सिंगल विंडो ऑपरेटर। To support our work with the blind and visually impaired, you can visit the donate page on our website www.scorefoundation.org.in. Please note www.scorefoundation.org.in. तो अबरार, ये जम्मू एंड कश्मीर जो है, यहाँ पर कितने ब्लाइंड लोग होंगे अंदाजन? सर, जो सेंसस 2011 है उसके मुताबिक 70,000 तो विजुअली इम्पेयर्ड
है। जी लेकिन जो 2016 में जो मैंने आपको बताया, ये जो हुआ था बुरहान वानी वाला, जी लगभग उस समय के बाद कम से कम और 3-4 हजार ब्लाइंडनेस बढ़ गई ड्यू टू पैलेट विक्टिम्स ब्लाइंड जो हमारे पास आए। जी तो कम से कम 74-75,000 के आसपास जो अभी का लगभग डेटा कहता है, 75,000 अबो विजुअली इम्पेयर्ड है पूरे J&K में। जब किसी घर में बच्चा ब्लाइंड होता है, बच्चा या बच्ची ब्लाइंड होता है, तो कश्मीर स्टेट के अंदर या यूनियन टेरिटरी के अंदर उनके लिए अवसर क्या है? अवसर बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन अब 2016-17 के बाद जो मैं आप को कह रहा था, तो अभी थोड़े से स्कूल्स है जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स है, वहाँ एडमिशन होना शुरू हो गए। और कुछ गवर्नमेंट स्कूल जो कुछ क्या लगभग मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल्स एडमिशन दे रहे हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हो या अदर डिसेबिलिटी हो। तो उन अवसर पहले बहुत कम थे, लेकिन अभी अवसर धीरे धीरे खुल रहे। लेकिन मैं आपको कहूँ पूरे कश्मीर में एक ब्लाइंड स्कूल हुआ करता था, लेकिन फिर वहां पे उतनी फैसिलिटी होने के कारण से कोई वहां पे एडमिशन के लिए नहीं जाता था। तो अभी भी वहां पे 1 या 2 बच्चे ही विजुअली इम्पेयर्ड पढ़ रहे हैं। और जम्मू में एक ब्लाइंड स्कूल है बॉयज का, जो कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में है, पूरी तरह से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट चलाता है। और दूसरा लड़कियों का जो है, जो NFB चलाता है, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड वाले। तो ये 2 स्कूल्स जम्मू में है। आपने कहा कि कश्मीर में पिछले कुछ सालों से काफी स्कूलों में ब्लाइंड बच्चे भर्ती हो रहे हैं एजुकेशन के लिए। क्या कश्मीर में NGOs भी काम करना शुरू किया है ब्लाइंड लोगों के साथ, और क्या उसके थ्रू कोई अवसर क्रिएट हो रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात करें जो मैंने जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन, उसके बदौलत भी बहुत लोग आगे गए। क्योंकि मैं आपको पहले बता रहा था कि 2015 में पहला ऐसा वर्कशॉप हुआ जिसमें 60 विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को पता चला कि NVDA भी होता है। जॉज तो थोड़ा थोड़ा सा पता था कि जॉज होता है, लेकिन NVDA में उर्दू लैंग्वेज होती है, NVDA में हिंदी लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेजेस है वो होती है। और साथ ही साथ जो हमारा जो कंप्यूटर है वो हम कैसे चला सकते हैं, वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, हम लोगों को उसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या अवसर होना चाहिए। तो वो चीज जो थी, वो चीज हमें उस समय पता चली। और उसके बाद अभी तक बहुत ऑर्गेनाइजेशन भी अब काम करने लगी है। ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ब्लाइंडनेस के लिए काम कर रही है, और उससे भी अवसर मिल रहे हैं विजुअली इम्पेयर्ड को आगे बढ़ने के। क्योंकि आप डिजिटल लिटरेसी में विश्वास करते हैं और आप मानते हैं कि जो ब्लाइंड लोगों का भविष्य जो है, फ्यूचर जो है, डिजिटल लिटरेसी में ही है, क्योंकि हमारा देश भी अभी डिजिटल इंडिया है। बिल्कुल तो इसके लिए कुछ कदम लिया जा रहा है? बिल्कुल, इसके लिए अगर मैं देखें तो अभी तक 2015 से लेके अभी तक कम से कम 30-35 वर्कशॉप हम डिजिटल लिटरेसी के ऊपर कर चुके हैं। और साथ साथ जो ब्रेल कुरान है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। और उसके अलावा हमने डिजिटल लिटरेसी में ये काम किया है कि सब्सिडाइज रेट पे, और कहीं जगह पे जहाँ पे ओपन सोर्स में कहीं पे मोबाइल, लैपटॉप्स या जो कंप्यूटर है वो बच्चों में तकसीम भी की है, जिसकी जो तादाद है कम से कम 63 फोन, हमने जो 63 फोन है अभी तक वो हमने बच्चों में तकसीम किए हैं। जो कि जिसमें कुछ बच्चों ने सब्सिडी लगभग, अगर फोन 13-14 हजार का था, तो बच्चे से किसी ने बच्चे ने 3,000 या किसी ने 3,500 या किसी ने 2,000 या 1,500 दे के, या किसी को जो फैमिली कंडीशन है उनकी देख के हमने उनको वो फोन प्रोवाइड किए। ऐसे कम से कम 8-9 हमने कंप्यूटर्स सिस्टम हमने उनमें डिस्ट्रीब्यूट किए। और 13 लैपटॉप्स जो सक्षम थी 2023 में सक्षम यहाँ पे आई थी, जिनकी वजह से सब्सिडी रेट्स पे लगभग 13 लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे। और 5-6 स्मार्टफोन भी डिस्ट्रीब्यूट हमने किए थे।
तो इसका प्रभाव क्या रहा? मीनिंग इसमें कोई अपने लोगों पे कोई चेंज नजर आया आपको? बिल्कुल, क्योंकि बहुत लोग अब खुद एग्जाम कुछ जो एग्जाम है खुद बच्चे दे रहे हैं, खुद के पेपर खुद ही लिख रहे हैं कंप्यूटर पे या स्मार्टफोन से। और उनको जो चीजें थी, जो उनको पहले प्रॉब्लम होती थी, वो अब नहीं होती है, क्योंकि जो हम वर्कशॉप करते हैं, जब हम वर्कशॉप करते हैं, हम खाली उन बच्चों को नहीं बुलाते जिनको हम डिवाइसेस देते हैं, हम उन बच्चों को भी बुलाते हैं जिनके पास ऑलरेडी डिवाइसेस है। हम उनको बोलते हैं आप इससे और सीखो, आप देखो और क्या अपने लाइफ में कर सकते हो, और क्या आप इस जो स्मार्टफोन डिवाइस है इसकी वजह से और कितना आप आगे बढ़ सकते हो अपने रोजमर्रा के काम है, जैसे कि आपका जो स्कूलिंग में, कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। कश्मीर में जो ब्लाइंड लोगों के लिए उनका जिंदगी आगे ले जाने के लिए आपके सोच क्या है? क्या सरकार को क्या करना होगा, एनजीओस को क्या करना होगा, क्या बदलाव लाना होगा? देखिए, सबसे सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इंडिविजुअल लेवल पे पहले खुद विजुअली इम्पेयर्ड को आगे आना पड़ेगा। अगर वो नहीं आते तो एनजीओस के ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन तक पहुंचे, कोई प्रोजेक्ट बेस बनाए जिससे वो उन तक पहुंचे और उनको एजुकेशन के साथ साथ, डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ ऐसे अवसर पेश करे जिससे वो अपना रोजमर्रा का काम भी करे और उनकी कमाई भी हो। क्योंकि मैं आपको अक्सर बेशतर सर बात करूंगा कि जो विजुअली इम्पेयर्ड है, या तो घरों में बंद है, जिसको हम कहेंगे कंक्रीट जेल में कैद है, जिनको घर वाले छोड़ते नहीं है, या तो वो उधर इधर दिल्ली में बहुत आपको कश्मीर से बच्चे मिलेंगे जो दिल्ली में बैठे हैं अपने जॉब की तलाश में। तो मैं यही एनजीओ या गवर्नमेंट से ये करूंगा, मेरी इल्तिजा होगी, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ऐसे अवसर उनके लिए दे, जैसे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज है, तो उनमें जो आसानी है वो थोड़ी और आसानी ला के उन तक स्किल डेवलपमेंट पहुंचा के, और उनको जो काम काज है जिससे वो अपना घर, अपने आप को और अपने घर को चला सके, इनकम जनरेट के लिए ऐसे कोर्सेज कराए जिससे वो सोसाइटी में कुछ करके दिखा पाए। हम निजी रूप से, व्यक्तिगत रूप से खेल कूद से जुड़े हुए थे, तो मैं पूछना जी चाहूंगा कि स्पोर्ट्स में ब्लाइंड लोगों का क्या अवसर है? देखिए, अगर हम बात करें जो 2015-16 में मैंने जो सीएबी है, यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, जो जेएंडके के थ्रू मैंने भी नॉर्थ जोन खेला था 2016 में। तो पहले लोगों को नहीं पता था, फिर 2017 में, 2018 में और 2019 में, 2017-18 में तो सिंगल एक एक मैच कराया था। फिर 2019 में फर्स्ट ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट हमने कराया था, जो डीपीएस श्रीनगर के अंदर कम से कम 4 टीमें थी उसमें। तो हमने उस 4 टीमों में ये लगभग 3 दिन ये टूर्नामेंट चला। तो स्पोर्ट्स के रुझान भी अच्छे हैं, लेकिन बस वही है कि ब्लाइंड स्कूल नहीं है, अवसर कम है स्पोर्ट्स खेलने के लिए तैयार। हाँ, अगर हम कंपैरिजन करें जम्मू में स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा है, लेकिन टेक्नोलॉजी थोड़ी कम है। अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर के विजुअली इम्पेयर्ड आपको मिलेंगे कि जिनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन स्पोर्ट्स में वो पीछे है। अबरार, ये कश्मीर के युवा जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए किताबें, यानी कि बुक्स, जो ज्ञान या नॉलेज का स्रोत है, ये ये एक्सेस है? जो मैंने वर्कशॉप किए हैं अक्सर बेशक बुक शेयर या सक्षम के साथ, जो सुगम्य पुस्तकालय है, बस वही है। ब्रेल का कम रुझान है, क्योंकि स्कूल ना होने के बावजूद यहाँ पे जो सीआरसी है, कंपोजिट रीजनल सेंटर, लेकिन उतने लोग वहां नहीं जाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उतने एफर्ट वो भी नहीं लगाते, हमारे बच्चे भी उतने एफर्ट नहीं लगाते। तो ब्रेल की तरफ रुझान कम है। और डिजिटल की हम बात करें तो अच्छा रुझान है। बुक शेयर की मेंबरशिप भी बहुत लोगों के पास है, सुगम्य पुस्तकालय की भी मेंबरशिप है, तो वो वहां से उनका बुक्स का काम करते हैं। और मैं साथ में यही जोड़ूंगा कि 2023 तक कोई भी बुक जो थी वो एक्सेसिबल नहीं थी, लेकिन बुक शेयर में लगभग अब हाँ 2023 से
बुक शेयर में भी जो जेके बोर्ड के बुक्स है वो भी अब मिलने शुरू हो गए, कम से कम 8th क्लास से लेके 12th क्लास तक। उसमें भी अभी उर्दू नहीं है, लेकिन अभी तक मैं पूरी इंडिया में अगर बात करूं उर्दू पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो यहाँ हैदराबाद की बात करे, लखनऊ की बात करे या अलीगढ़ की बात करे, कहीं पे अभी तक उर्दू में काम नहीं हुआ है। और इंशाल्लाह पहली ऑर्गेनाइजेशन या पहली जगह होगी, पहली यूनियन टेरिटरी होगी जहां से एक्सेसिबल उर्दू बुक्स आपको मिलना शुरू हो जाएगी। उस पे हम लोग काम अभी कर रहे हैं। अबरार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात किया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आई वे, ये है रोशनी का कारवां। This podcast was brought to you by Score Foundation. ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का कारवां, रोशनी। आई वे, ये है रोशनी का कारवां।